गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ ZD शेख, सेठ RT अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से, और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। चलो, चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। अब आप लोगों को एक नोटबुक बनानी है जिसमें हम लोग जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है तो हम लोग उस चैप्टर का स्वाध्याय लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग उसमें लिखते हैं और उसको जो है हम लोग एग्ज़ाम में तैयारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चैप्टर 1 फिनिश हो गया है, तो स्वाध्याय की नोटबुक में इस चैप्टर 1 का स्वाध्याय आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन के साथ लिखना है। ठीक है, उसके लिए जो है आपको मार्केट में PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन की, जो गुजराती मीडियम में होगी, या तो अगर आपके आसपास कोई 12वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी रहता है, ठीक है, तो उसके पास मतलब कि पिछले साल का जो 11वीं में पढ़ चुके होंगे उनके पास भी नोटबुक आप लोगों को मिल जाएगी। मैंने जो है वो लिखवाई थी, ठीक है ना, तो वो उससे भी आप लोग जो है वो कॉपी कर सकते हो और उसमें से पढ़ सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोगों को जो ये हम लोग थियरी पढ़ते हैं वो समझने के लिए होता है। कुछ ही थियरी जो है हम लोग उसको याद करके जो है एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर थियरियाँ जो होती है वो समझने के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो मैक्सिमम जो है स्वाध्याय में से पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। चलो, अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, परमाणु की संरचना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, परमाणु की संरचना। ये चैप्टर भी बहुत लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ सीखेंगे जो आगे हम लोगों को काम में आने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का नाम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, देखो परमाणु जो हमको दिखता नहीं है, ठीक है ना, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जो चीज़ हमको दिखती नहीं है उसकी संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये एक प्रश्न है, ठीक है ना। अगर आपके मन में कोई भी वस्तु पूछो, उसका नाम लो, तो उसका चित्र आपके दिमाग में आता है, ठीक है ना, उसकी संरचना पूरी दिमाग में आ जाए। जैसे मैं बोलूँगा पेन, तो पेन आपके दिमाग में आएगी। मैं बोलूँगा रबर, पेंसिल, नोटबुक, ठीक है ना, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, तो उसका चित्र दिमाग में आ जाता है, उसकी संरचना आ जाती है। तो भी अगर आप लोगों को यहाँ पे बनाना हो तो भी मुश्किल काम है, और ये तो दिखता ही नहीं है तो भी उसकी संरचना हम लोगों को बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, उसके तथ्यों को चेक करेंगे, ठीक है ना, उनसे थियरी का निर्माण करेंगे, तब जाके हम लोगों को परमाणु की संरचना मिलेगी। तो परमाणु की संरचना जो हम लोगों को अभी प्राप्त है वो ऐसे ही प्राप्त नहीं है, उसका बहुत लंबा एक इतिहास है, और उन इतिहास के अंदर किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या अपना योगदान दिया है और कैसे कैसे उन्होंने काम किया है, वो हम लोगों को जो है पहले इस चैप्टर में समझना है, फिर हम लोगों को परमाणु की संरचना प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में सीखने से पहले हम लोग परमाणु की बात करेंगे, ठीक है ना, कि भाई परमाणु शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ न काटे जाने वाला या तो अविभाज्य होता है। तो परमाणु को हम लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो पहले ऐसी मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य कण है और उसको हम लोग काट सकते या तोड़ सकते या उसका विभाजन कर सकते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे, इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। बहुत समय तक यह विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से बल देना शुरू किया। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो डाल्टन ने। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम, गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। उसके बाद कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में वह विफल रहा। भाई डाल्टन ने थियरी तो दे दी लेकिन प्रयोग नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए कांच अथवा एबोनाइट को रेशम या फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोगों को पता है ना भाई, है ना,
कि भाई कांच के ऊपर रेशम को घिसेंगे तो एक स्पार्क उत्पन्न होगा। कैसे होगा? जैसे हम लोग कर चुके हैं ना भाई, कि भाई एक बंदा क्या करेगा, चेयर पर बैठ जाएगा, फिर अपने पैर ऊपर ले लेगा, फिर चेयर के पीछे से जो है वो जो रूमाल है या तो घिसा जाएगा या तो उसको मारा जाएगा। फिर बैठे हुए इंसान को अगर हम लोग टच करते हैं ना तो एक स्पार्क उत्पन्न होता है। तो ये स्पार्क कहाँ से आया, उसका जवाब जो है वो डाल्टन नहीं दे पाया। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को कुछ चीज़ें प्राप्त हुई और उन्होंने प्रयोग किए, सिद्धांत बनाए, और उस वक्त पता चला कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है, वो विभाज्य है। उसको हम लोग काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसके अलग अलग हिस्से कर सकते हैं। तब उसमें पता चला कि परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो ये धारणा जो है वो डाल्टन से बिल्कुल अलग थी। तो 18वीं सदी में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, सिद्धांत बनाए, तब पता चला कि परमाणु जो है विभाज्य है, उसको काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उनमें से 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, परमाणु मिल सकते हैं, न्यूट्रॉन मिल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं। अब जो ये कण हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो परमाणु में से प्राप्त होते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है अपरमाणवीय कण। तो नेक्स्ट टॉपिक है 2.1, अपरमाणविक कणों की खोज। ठीक है ना। अपरमाणवीय कण कौन से, उसमें क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मेन 3 हैं। वैसे तो बहुत सारे कण होते हैं। तो ये सारे चीज़ किस में होती है? ये 3 किस में होते हैं? कि परमाणु में होते हैं। तो परमाणु को जब तोड़ा गया तो उसमें से छोटे छोटे कण मिले, उसको हम लोग कहते हैं अपरमाणवीय कण। और अपरमाणवीय कण मुख्य रूप से 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी बहुत सारे कण होते हैं। लेकिन ये खोज कैसी हुई होगी? तो गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। अब आप लोग बोलोगे कि गैसों में विद्युत विसर्जन और उसका प्रयोग कैसे है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वही है। ठीक है ना। तो प्रयोग करके पता चला कि परमाणु की संरचना क्या हो सकती है। इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कण के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान में रखना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव क्या करेंगे, है ना, प्रतिकर्षण, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आकर्षण। ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर समान वाले आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। जबकि प्लस माइनस क्या करते हैं, आकर्षण। ठीक है ना। चलो, तो अब ये जो अपरमाणुवीय कणों की खोज है वो कैसे हुआ? तो उसमें बोला गया गैसों के अंदर विद्युत विसर्जन, तो उससे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। तो हम लोग पहला अपरमाणुवीय कण देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और उसकी खोज। सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अगर हम लोग बीकर लें, कोई सॉल्यूशन भरें,
फिर 2 धातु की पट्टी लें, ठीक है, उनको बैटरी से जोड़ें और स्विच जैसे ही चालू हम लोग करेंगे तो रासायनिक प्रक्रिया चालू होती है। धीमे धीमे ये हिस्सा जो है ख़त्म होते जाता है और ये हिस्सा बढ़ते जाता है। मतलब कि जैसे ही विद्युत प्रवाह हम लोग चालू करते हैं, विद्युत का वहन होता है, रासायनिक प्रक्रिया चालू होती है, कोई एक पट्टी धीमे धीमे ख़त्म होती है, जिसको हम लोग कहते हैं विसर्जन। ख़त्म होती है मतलब विसर्जन। और दूसरी पट्टी पर वो दूसरी कोई धातु जो है चढ़ती है, उसे हम लोग कहते हैं निक्षेपण। ये किसने कहा? माइकल फैराडे ने कहा। किसने कहा? माइकल फैराडे। चलो, अब उन्होंने कुछ नियम बताए जिसके बारे में हम लोग चर्चा कक्षा 12 में करेंगे। चलो आगे। 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहते हैं, कहा जाता है, उसमें विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। तो माइकल फैराडे ने क्या किया? 1850 में जो है उन्होंने प्रयोग चालू किए। प्रयोग क्या हैं? कैथोड किरण नलिकाएं लेनी हैं, उनके अंदर जो है इसने प्रयोग किया था। तो कैथोड किरण नलिका मैं बनाने जा रहा हूँ। ये है कांच की नली, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कैथोड किरण नलिका। ठीक है ना। अब ये होती है निर्वातित। निर्वातित का मतलब ये होता है कि वैक्यूम, उसमें वैक्यूम बनाया जाता है। वैक्यूम कैसे बनता है कि उसके अंदर रही हुई अगर हवा को हम लोग खींच लेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। जैसे कि सूर्य, ये ऊपर हम लोग जाएंगे पृथ्वी से ऊपर की तरफ अवकाश में, तो वहाँ पर क्या है? शून्य अवकाश। शून्य अवकाश मतलब कि वहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो ये है कैथोड किरण नलिका। फिर उसके अंदर धातु की 2 पतले टुकड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये है धातु की पट्टी दोनों। जैसे यहाँ धातु की पट्टी है ना 1 और 2, उसी तरह से यहाँ पर भी 1 और 2 धातु की पट्टी होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। हिंदी में कहा जाता है विद्युत ध्रुव। और वो सील किए होते हैं, बंद किए हुए होते हैं। चलो, इन इलेक्ट्रोड को हम लोग निर्वात नलिका के अंदर रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से इस गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। इसके अंदर हम लोग जो है अलग अलग प्रकार की गैस भर सकते हैं, जो निम्न जो है वह निम्न दाब पर होती है, और उसके अंदर हम लोग उच्च विभव, विभव बोले तो उसमें से विद्युत धारा को बहाना, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। जितनी विद्युत धारा आप लोग ज़्यादा वोल्टेज की रखोगे तो विद्युत विभव उच्च कहा जाएगा, वोल्टेज कम रखोगे तो विद्युत विभव निम्न कहा जाएगा। ठीक है। एक एक बात को समझना, क्योंकि अगर 11वीं में अगर आप लोग होशियार रहोगे ना, तो 12वीं में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वात द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक एनोड की तरफ जो है विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। कैसे? ये इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करना चाहते हैं? विद्युत वोल्टेज प्रवाहित करने के लिए इन वाहक तारों द्वारा इलेक्ट्रोड को जोड़कर बैटरी से जॉइंट करेंगे। बैटरी में 2 हिस्से होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये छोटा और ये बड़ा। जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है।
और जो पॉजिटिव होता है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो जैसे ही माइकल फैराडे ने बैटरी में से विद्युत धारा उच्च वोल्टेज पर प्रवाहित की, तो तुरंत इस कैथोड किरण नलिका के अंदर से जो है एक किरण जो है वो उत्पन्न हुई, जिसमें एक धारा देखने को मिली कि जिसमें कण जो है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे थे। ऐसी पूरी एक विद्युत धारा देखने को मिली। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ जा रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ, अर्थात ऋणात्मक हिस्से से धनात्मक हिस्से की तरफ जा रही थी। इनको कैथोड किरण अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो जो किरण यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ निकली है उसे हम लोग कैथोड किरण या इंग्लिश में कैथोड रे कहते हैं। ठीक है ना, कैथोड किरण अथवा तो क्या कहा गया? कैथोड किरण कण, क्योंकि ये किससे बने हुए थे? कण के बने हुए थे। ठीक है ना, इस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है ये माइकल फैराडे ने प्रयोग को किया था। फिर इसने इस प्रयोग को फिर से एक और साधन से किया। ठीक है ना, अब साधन जो है उसने इस तरह से रखा था कि अगर हम लोग इस कण को चेक करना चाहते हैं तो कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा की प्रवाह की अतिरिक्त जांच करना चाहते हैं तो एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। तो एक हम लोग फिर से बना देते हैं। ये है एनोड, ठीक है, पॉजिटिव हिस्सा, और ये है आप लोगों का कैथोड। क्यों? क्योंकि छोटा है। ठीक है, और ये जो है एनोड यहाँ पर जॉइंट है। ठीक है ना, अब कैथोड है लेकिन अब इसमें क्या है? ये एनोड जो है ना छिद्र वाला है। क्या है? छिद्र वाला। क्यों? क्योंकि इसमें से जो भी कण मिलेंगे ना वो कण इस छिद्र में से आर पार निकल जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग एक लेप करना चाहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग पर्दा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्त लेप। प्रतिदीप्त लेप जो किसका बना हुआ है? जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। हम लोग बैटरी से क्या करने वाले हैं? हाई वोल्टेज से विद्युत का जो है वो वहन करते हैं, और यहाँ पर क्या है? निर्वात पंप की तरफ टू वैक्यूम पंप। ठीक है ना, वैक्यूम पंप से जो है इसको खींचा जाता है। चलो, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर हाई वोल्टेज देते हैं तो कैथोड किरण निकलती है और कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। तब कण जो है वो प्रतिदीप्त लैंप पर टकराते हैं, और प्रतिदीप्त पर जब ये लैंप पर ये टकराते हैं तब वहाँ पर एक चमक देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे कण टकराते हैं वैसे वैसे वहाँ पर जो है वो स्पार्कल्स, चमक, जैसे तारे टिमटिमाते हैं वैसे वहाँ पर प्रक्रिया देखने को मिलती है।
तो ये हो गया प्रयोग कि क्या हुआ कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, चमक देखने को मिल रही है। अब इस प्रयोग से जो है फैराडे ने क्या कहा, इसका सारांश क्या निकाला, तो हम लोग इसके लिए दूसरी वीडियो जो है हम लोग बनाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये प्रयोग से जो है उसको क्या पता चला।